स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द लोकसभा स्पीकर के पर्सपेक्टिव से है। अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके द्वारा कहा गया कि लोकसभा स्पीकर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन है उनको उनके द्वारा लाया जाएगा। तो आप देखिए कि अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या एलिगेशंस हैं वो यहाँ पे लगाए हैं कि लोकसभा स्पीकर के द्वारा लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने का मौका ना दिया जाना मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान में, अपोजिशन के जो एमपीज हैं उनको सस्पेंड करना और जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट में किसी भी तरीके के एक्शंस हैं उसको नहीं कैरी आउट। तो ये कुछ एलिगेशंस वो लगाए गए हैं अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा। जो प्रोसेस है वो क्या है, जब स्पीकर की रिमूवल की रिगार्डिंग में मोशन प्रपोज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 94 सी है उसके अंदर इस प्रोसेस के बारे में मेंशन है वो किया गया है। प्रोसेस के अंदर में बताया गया है कि मिनिमम जो 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनके द्वारा इस मोशन को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। 14 डेज का एडवांस के अंदर में जो नोटिस है उसको सबमिट करना होता है। जो सेक्रेटरी जनरल हुआ करते हैं लोकसभा के, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा है, तो ये मोशन है उसको सबमिट करना होगा। बाद में आप देखिए कि अगर इस मोशन को एडमिट किया जाता है उनके रिमूवल की रिगार्डिंग में, तो उस समय जो लोकसभा स्पीकर हैं वो प्रिसाइड नहीं करेंगे हाउस को। उस समय प्रिसाइड कौन करेगा हाउस को, क्या तो अगर डिप्टी डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है तो उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। ये जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट हुआ करता है कि कुछ पर्सन्स को एज ए पैनल के अंदर में इंक्लूड कर दिया जाता है कि कुछ समय के लिए हाउस को वो प्रिसाइड किया करते हैं। तो आप देखिए कि पैनल के जो मेंबर हैं या डिप्टी स्पीकर हैं उनके द्वारा प्रिसाइड है वो किया जाएगा। क्या जब रिमूवल मोशन उनका प्रपोज रहेगा लोकसभा स्पीकर का, तो क्या उस दौरान में वो लोकसभा के अंदर में एज ए मेंबर के रूप से सिट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते। तो आप देखिए कि उनके द्वारा बैठा जाएगा एज ए ऑर्डिनरी मेंबर के रूप से, और उस दौरान में उनको राइट टू स्पीक का भी पावर रहेगा कि अपने मोशन के रिगार्डिंग में वो अपना जो पॉइंट्स हैं उनको रख सकते हैं। उनको वोटिंग का भी पावर रहेगा फर्स्ट इंस्टेंस के दौरान में। अब देखिए कि फर्स्ट इंस्टेंस है वो क्या है वोटिंग के रिगार्डिंग में। जब भी जो हाउस के जो मेंबर्स हैं वो वोट किया करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे स्पीकर का पोजीशन है, उनके राइट हैंड साइड के अंदर में जो रूलिंग पार्टी है वो उनका जो सिटिंग पोजीशन है वो हुआ करता है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर में जो अपोजिशन के जो मेंबर्स हैं उनका सिटिंग पोजीशन हुआ करता है। तो जब एज ए स्पीकर के रूप से वो प्रिसाइड करते हैं तो फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर में उनको वोटिंग का जो पावर है वो नहीं हुआ करता है। फर्स्ट इंस्टेंस क्या है कि एज ए ऑर्डिनरी मेंबर किसी भी प्रपोजल के ऊपर में वोटिंग करे। स्पीकर को जो वोटिंग का पावर हुआ करता है, अगर टाई प्रोसेस हुआ है, कोई भी प्रपोजल की रिगार्डिंग में टाई हो गया है, तो स्पीकर अपना जो वोटिंग पावर को यूज करते हैं। बट उनके रिमूवल प्रोसेस में वो एज ए स्पीकर के रूप से तो सिट नहीं करेंगे, ऑर्डिनरी मेंबर के रूप से वो कहीं पे बैठेंगे। तो अब देखिए उस दौरान में उनको वोटिंग का जो फर्स्ट इंस्टेंस में ही राइट है वो रहेगा। इस तरीके का मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे लोकसभा स्पीकर के रिमूवल की रिगार्डिंग। तो आप देखिए कि एक सिंपल मेजोरिटी है, बट सिंपल मेजोरिटी किस तरीके का, प्रेजेंट जो टोटल जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं हाउस के जो टोटल मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स का प्रेजेंस का जो यहाँ पे जो 50% है वो अचीव होना चाहिए उस मोशन के रिगार्डिंग में। प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि टोटल, अब सपोज कीजिए हाउस के अंदर में हमारे यहाँ पे जो मेंबर्स का जो संख्या है उसमें से आप देखिए कि 400 अगर मेंबर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे अगर 400 मेंबर प्रेजेंट हैं, वो 200 यहाँ पे जो उस मोशन को प्रपोज करते हैं, तो ये पास है वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि टोटल मेंबरशिप का आपको जो सिंपल मेजोरिटी है उसको अचीव करना है। यहाँ पे हमने डिप्टी स्पीकर के बारे में मेंशन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट लोकसभा था उसमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो नहीं था। एक बेसिक कन्वेंशन है कि जो अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टी है उनसे जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो बिलोंग करता है, तो लास्ट लोकसभा के समय इस पोस्ट को क्रिएट नहीं किया गया, इसको फिल है वो नहीं किया गया। स्पीकर के द्वारा अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको सबमिट किया जाता है स्टूडेंट्स, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को सबमिट किया करते हैं, और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को सबमिट किया करते हैं। ये जो प्रैक्टिस है कि यहाँ पे स्पीकर के द्वारा जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उनके एमपीज को उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया है,
तो आप देखिए कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है या ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, वहाँ पे स्पीकर के द्वारा रिजाइन किया जाता है। जब वो स्पीकर के पोस्ट के लिए कोई भी मेंबर इलेक्ट होता है तो उनके द्वारा अपना जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे रिजाइन कर दिया जाता है, जिससे कि न्यूट्रलिटी को मेंटेन है वो किया जा सके। तो स्पीकर पोस्ट के रिगार्डिंग में हमने रीड किया। एक और मोशन था राज्यसभा के अंदर में, प्रिविलेज मोशन। तो आप देखिए कि कुछ प्रिविलेज हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हुआ करते हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं, कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज हुआ करते हैं। बट यहाँ पे जो प्रिविलेज मोशन है वो उनके रिगार्डिंग में नहीं है। प्रिविलेज मोशन है बेसिकली कि जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किसी ना किसी तरीके से प्रिविलेज का ब्रीच है वो किया हो। तो राज्यसभा के अंदर में डीएम के नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके एक लीडर हैं रुचि शिवा, उनके द्वारा इस मोशन को प्रपोज किया गया कॉमर्स मिनिस्टर के अगेंस्ट में। उन्होंने अपने मोशन के अंदर में कहा है कि जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर में है, पार्लियामेंट कंटिन्यूस फंक्शनिंग सिचुएशन में है, तो उस दौरान में जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये जो इंफॉर्मेशन है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बताना चाहिए था, जो उनके द्वारा मीडिया के अंदर में जो रिपोर्ट्स को बताया गया। अब ये वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो इसको कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है इस मोशन को। अब देखिए कि ये जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के रिगार्डिंग में मोशन है वो प्रपोज हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, क्या मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा? तो आप देखिए कि मिनिस्टर को सेंसर कर दिया जाएगा, मिनिस्टर का सेंसर है वो यहाँ पे रहेगा। ये पार्लियामेंट्री वर्किंग प्रोसेस के बारे में टू जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन थे। जो प्रिविलेज मोशन है वो इनसाइड पेजेस के ऊपर में दिया गया है। फिर एसआईआर के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर का जो प्रैक्टिस है उस दौरान में इलेक्शन कमीशन ने जो रेस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उनको यूज किया है। जैसे कि आप देखिए किसी पर्सन है उनका नेम सरनेम है वो रॉय है, तो किसी अदर डॉक्यूमेंट के अंदर में उनका जो नेम है वो राय के रूप से लिखा गया है। तो इस तरीके का जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर में कॉमन जो स्पेल मिस्टेक होना वो काफ़ी कॉमन है इंडिया के अंदर में। तो इस तरीके से जो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस को ना यूज करते हुए उनको जो नेम है उसका रिमूवल ना हो। एसआईआर ड्राइव के रिगार्डिंग में जो अपील प्रोसेस है, जो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस है, उसको कुछ एक्सटेंशन भी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए एसआईआर के बारे में हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। अब आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप देखिए कि फॉर्म 7 है। फॉर्म 7 क्या है? लार्जर वे के अंदर में जो ड्राफ्ट लिस्ट जब से रिलीज हुआ है उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों का जो नेम इंक्लूड हुआ है उसके ऊपर में ऑब्जेक्शन फाइल किए गए हैं फॉर्म 7 को यूज करते हुए। ये फॉर्म 7 है क्या बेसिकली, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट है उसके अंदर में ये मेंशन है। तो स्टूडेंट्स फॉर्म 7 एक ऑब्जेक्शन की रिगार्डिंग में एक प्रोसेस हुआ करता है कि किसी पर्सन का आप देखिए कि डेथ हो गया है, किसी पर्सन का डेथ हो गया है, किसी पर्सन का जो डुप्लीकेशन के थ्रू, डुप्लीकेट टू नेम्स हैं उनके यहाँ पे, डुप्लीकेशन डेथ है, डुप्लीकेशन है, उन्होंने अपना जो रेजिडेंस है उसको शिफ्ट कर लिया है और उनका नेम है उसके नेटिव प्लेस के ऊपर में या किसी अदर प्लेस के ऊपर में कंटिन्यूस इलेक्शन का जो रोल है उसके अंदर में कैरी आउट होता है। या कोई पर्सन इनएलिजिबल है, इनएलिजिबल किस तरीके से कि इंडिया का सिटीजन नहीं है और नेम उनका इलेक्शन के अंदर में इंक्लूड हो गया है। या आप देखिए अंडर एज का सिचुएशन में है, मिनिमम एज कितना है हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स का है। पहले ये 21 ईयर हुआ करता था, बाद में इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 18 ईयर है वो किया गया है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन है जब किसी भी पर्सन का नेम इलेक्शन का जो लिस्ट है उसके अंदर में है तो उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है। अब आप देखिए कि लार्जर वे के अंदर में फॉर्म 7 को यूज किया गया है, काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनका नाम है उनके नेम के इंक्लूड को ऑब्जेक्ट किया गया है लोगों के द्वारा। पहले आप देखिए कि ऑब्जेक्शन का एक रूल हुआ करता था 2022-23 से पहले कि जो पर्सन उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है या आपका जो बीएलओ है वो ही आपका जो नेम का ऑब्जेक्शन है वो कर सकता है, क्योंकि बीएलओ को पता है कि आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, तो वो आपका नेम को वहाँ से एक्सक्लूड करना है, रिमूव करना है, तो उसके रिगार्डिंग में डिसीजन ले सकता है। और एक आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंसी का कोई पर्सन है, बट यहाँ पे 2023 में रूल को चेंज किया गया, कोई भी पर्सन है जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकता है। तो इस तरीके से फॉर्म 7 है वो न्यूज़ में था, काफ़ी सारे स्टेट्स में कंसर्न है कि लोगों के नेम को हटाने के लिए ये जो फॉर्म 7 का यूज है वो हुआ है। अपोजिशन का पार्टीज भी अपने ऑब्जेक्शन को फाइल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जिन्होंने
मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान में जिस बुक को मेंशन किया था, हमारे जो डिफेंस फोर्स के जो जनरल हैं उनका बुक है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। अब आप देखिए कि मेंशन क्यों किया गया है। दिल्ली पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करेगा। क्यों करेगा दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन को? क्योंकि बुक को अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन नहीं मिला है कि बुक का पब्लिकेशन यहाँ पे हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन है, नहीं मिला है। बट लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो जो पार्लियामेंट का जो प्रमाइस है उस एरिया के अंदर में इस बुक को मीडिया पर्सन्स को शो किया था कि उनके पास में जो फिजिकल कॉपी है, जो उसका हार्ड कॉपी है, वो उनके पास में अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में आप देखिए कि एक तो यहाँ पे जो पब्लिशर हाउस है उसके रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में बुक का लीकेज हुआ है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में डिफरेंट नेम्स के थ्रू ये अवेलेबल है, उसके सर्कुलेशन को भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है वो किया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि अगर बुक का परमिशन नहीं है तो उसका इस तरीके से डोमेन के अंदर में आना, पब्लिक डोमेन के अंदर में, ये क्वेश्चन को रेज करता है हमारी अथॉरिटीज के रिगार्डिंग में कि एक रेस्ट्रिक्शन है बुक के ऊपर में, फिर भी वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में अवेलेबल है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए? क्या बुक से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है? तो हमारे जनरल है मनोज नरवणे, उनका ये किताब है, किताब का नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। का नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। तो इस बुक के अंदर में उनका जो कम्प्लीटली करियर रहा है उसके बारे में आप देखिए कि मेंशन है, जिसमें 2020 के समय जो गलवान वैली के वहाँ पे जो क्लैश हुआ था उसी के रिगार्डिंग में ये कम्प्लीटली जो ऑब्जेक्शन रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन ने उसको कोट करने का कोशिश किया था लोकसभा के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि अब तो ये बुक का नाम हुआ, हो सकता है यूपीएससी आपसे बुक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। अभी एक रिसेंटली जो बुक है वो भी न्यूज में था, नवंबर मंथ के इस दौरान में अरुणधति जो रॉय है उनका वो बुक था, मदर मैरी कम्स टू मी। का नाम क्या है? मदर मैरी कम्स टू मी। इनका बुक है, अरुणधति रॉय का ये किताब है। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी ये किसका किताब है? जनरल जो मनोज नरवणे हैं हमारे डिफेंस फोर्स के, उनका ही बुक है। इसके अलावा यूपीएससी ने क्या कभी क्वेश्चन पूछे हैं कि आपसे बुक से रिलेटेड? तो यस स्टूडेंट्स, 2016 का जो प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हमारे जो मैथमेटिशियन हुआ करते थे रामाजुना, उनका किताब से रिलेटेड कि मैन हु न्यू द इन्फिनिटी, मैन हु न्यू द इन्फिनिटी, ये बुक किसका है, किसके ऊपर में बेस है? 2024 के समय यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन आपसे पूछा गया हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं एस जयशंकर सर, उनका जो किताब है उसके बारे में कि जो इंडिया वे और जो भारत मैटर्स का जो किताब है, इंडियन वे और जो भारत मैटर्स, काफ़ी अच्छी बुक है, कभी आपको समय मिले तो इसके बारे में रीड करना। क्योंकि इसके अंदर में आप देखिए कि इनिशियली वो चेस का गेम है वो शो किया गया है, जो कॉलोनियल जो पावर्स इंडिया में आते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो इंडियन वे और भारत मैटर्स, ये जो बुक है ये किनका है? तो ये बेसिकली हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का है। क्या स्टूडेंट्स कोई कन्वेंशन भी है क्या बुक से रिलेटेड, जिस कन्वेंशन के अंदर में जो आर्टिस्टिक पर्सनस हैं उनके कॉपीराइट का या उनका जो वर्क है उसको देखिए कि जो कंजर्व या प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में हो? 1886 के समय एक कन्वेंशन आया था, कन्वेंशन का नाम है 1886 के समय का एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन का नाम है बर्न कन्वेंशन। बर्न कन्वेंशन। तो इस कन्वेंशन के थ्रू आर्टिस्टिक वर्क को प्रिजर्व या जो जो सेव करने की, प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग में था। फिर आप देखिए कि बॉन्डेड लेबर के बारे में न्यूज है, न्यूज के अंदर में क्या मेंशन किया कि 50 ईयर्स हो चुके हैं इस लेबर एक्ट को, जिससे कि बॉन्डेड लेबर का प्रैक्टिस है उसको रिमूव किया जा सके इंडिया में। बट स्टिल ये एग्जिस्ट करता है, काफ़ी सारे इसके केस हैं 50 ईयर के लॉ के इस्टेब्लिशमेंट के भी बाद में। तो 50 ईयर के समय में ये लॉ आया था, तो लॉ का आप देखिए कि कब आता है, 1976 का ये लॉ है, 1976 का लॉ है कि जो बॉन्डेड लेबर प्रिवेंशन एक्ट है, क्यों ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करता है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की कोई पर्सन है, उनका सोसाइटल सिचुएशन इस तरीके से है कि वो आप देखिए कि सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल भी काफ़ी बार रोल प्ले करता है। साइकोलॉजिकली वो उन पर्सन्स को सुपीरियर फील किया करते हैं। इकोनॉमिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिकल लार्जर वे के अंदर में रोल प्ले करता है
कि 2 जनरेशन पहले है जो 30,000 रुपए है वो लिए गए थे, हमारे जो आइसोलेटेड एरियाज हैं वहाँ पे ये प्रैक्टिस हुआ करता है। फिर उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वर्क को कैरी आउट करते हैं। स्पेशली जो ईंट और भट्टा का जो एरिया होता है ना, जो ईंट जहाँ पे बनाए करते हैं, उसके अंदर में ये प्रैक्टिस लार्जर वे के अंदर में आपको मिलेगा। काफ़ी बार आप देखिए कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी यूज कर लिया जाएगा, उनको भी अपना काम है वो करना होगा, क्योंकि उनके किसी 1 जनरेशन पहले या 2 जनरेशन पहले किसी ने किसी साहूकार से, किसी मनी लेंडर से पैसे हैं वो लिए थे। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करने के बारे में, इसको रोकने के लिए है? तो आर्टिकल 23 आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 23 क्या मेंशन करता है कि हमें प्रोहिबिट करना है बॉन्डेड लेबर का, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, बॉन्डेड लेबर का जो प्रैक्टिस है उसको यहाँ पे। सेकंड आप देखिएगा आर्टिकल जो 24 है वो चाइल्ड लेबर को रोकने के बारे में है, कि चिल्ड्रंस को भी हमें यहाँ पे इस लेबर प्रैक्टिस से रोकना होगा। फैमिली जो बिजनेस है उसमें उनको काम करने के लिए अलाउ किया गया है, बट हैजार्डियस वो काम है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो चिल्ड्रन का आंख का रोशनी चला जाए, किसी बेंगल इंडस्ट्री में उनका यूज कर लिया जाए। तो चाइल्ड लेबर को आप देखिए कि फैमिली हाउसेज के अंदर में, और जो बेसिकली जो स्कूलिंग जो टाइमिंग है उससे वो डिफरेंट होना चाहिए। स्कूल का जो टाइम है उससे वो अलग होना चाहिए, जब तो उनको लिटिल बिट अलाउ किया गया है, और हैजार्डियस एक्टिविटी के अंदर में तो उनका अलाउ है वो नहीं है। पर चाइल्ड लेबर है उसको भी ये प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल जो 24 है, 23 है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट है वो करता है। तो ये बेसिक कुछ हमारे यहाँ पे जो प्रोविजन है वो हमने देखे हैं। अब स्लेवरी के बारे में या जो बॉन्डेड लेबर है उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एक इंडेक्स है वो रिलीज होता है। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। इंडेक्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स? ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? वो फ्री फाउंडेशन के द्वारा। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है जो कि इसके द्वारा रिलीज होता है, वो फ्री फाउंडेशन। ये इंडेक्स बताता है कि जो एशिया पैसिफिक का रीजन है उसके अंदर में इंडिया में काफ़ी सारे जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनका प्रेजेंस होता है। 11 मिलियन पीपल्स का प्रेजेंस बताया गया था। ये 11 मिलियन के आसपास जो पर्सन है वो एज ए बॉन्डेड लेबर के रूप से काम करते हैं 1 या 2 ईयर बिफोर। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए कि ये मॉडर्न स्लेवरी के रूप से इसको काउंट करते हैं, कि मॉडर्न स्लेवरी प्रैक्टिस स्टिल हुआ करती है। क्या एंशियंट समय के दौरान में भी स्लेवरी का प्रैक्टिस हुआ करता था? तो हम काफ़ी बार एक बेगार के बारे में रीड करते हैं कि बेगार का प्रैक्टिस है। गुप्ता जो एम्पायर हुआ करता था उस दौरान में भी आप देखिए कि जो बॉन्डेड लेबर का प्रैक्टिस को क्या बोला करते थे? विस्ती। शायद यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि गुप्ता एम्पायर के दौरान में ये जो विस्ती टर्म है वो किससे रिलेटेड है? तो ये बॉन्डेड लेबर के रिगार्डिंग में है। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखा, आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये बेटर है वो अंडरस्टैंड रहेंगी। न्यूज़पेपर को एक बेटर प्लेटफॉर्म के रूप से यूज कीजिए जिससे कि आपका बेसिक्स भी रिवाइज हो सके। और यहाँ पे अभी हमने जो चाइल्ड लेबर के बारे में रीड किया तो हमने कहा कि स्कूल आवर्स के दौरान में आपको काम है वो नहीं करना है। तो स्टूडेंट जो आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A है, हमारे डीपीएसपी के अंदर भी एक आर्टिकल है स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस है उनकी रिगार्डिंग में, और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसके अंदर भी एक आर्टिकल है। तो स्टूडेंट्स उन आर्टिकल्स के अंदर में एज है वो क्या है? क्या एज वहाँ पे 6 to 14 का है या 0 to 6 का है? तो ये एज का जो क्राइटेरिया है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना, ये आपका होमवर्क है। जरूर से बताना, आपको ये पता होना चाहिए एज के बारे में, क्योंकि हो सकता है यूपीएससी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एनएचआरसी के बारे में, है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उन्होंने नोटिस इशू किया है दिल्ली गवर्नमेंट को। एक काफ़ी सारी ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, एक मूवी भी आने वाला है, तो आप देखिए कि ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में मेंशन हुआ था कि जो मिसिंग पर्सन है, लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन है वो मिसिंग है। तो ये क्यों है? क्या ये यहाँ पे मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो रियलिटी है उसको यहाँ पे शो करते हैं? कितने नंबर्स के अंदर में जो पर्सन है वो मिसिंग है, तो उनको इन्वेस्टिगेट है वो करना है। एग्जाम के लिए क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है एनएचआरसी, वो आप देखिए कि मीडिया के अंदर में कोई रिपोर्ट मेंशन है तो उसको कंसीडर कर सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स को कंसीडर किया जा सकता है एनएचआरसी के द्वारा। कितने ईयर का यहाँ पे लिमिटेशन है? 1 ईयर के आसपास जो इश्यूज हैं वो इनके द्वारा कंसीडर हो सकते हैं। ये मीनिंग नहीं है कि 20 ईयर बैक का कोई न्यूज है उसको कंसीडर करते हुए ह्यूमन राइट का वहाँ पे वायलेशन हुआ, इस तरीके का कोई
जो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है वो दे दिया जाए। एनएचआरसी को हमारे एक जो फॉर्मर सीजीआई हुआ करते थे एचएल दत्तू साहब, तो उनके द्वारा आप देखिए कि इसको टूथलेस टाइगर बताया गया था। इन्वेस्टिगेट तो ये सभी एरियाज को कर सकता है, बट आप देखिए कि पनिशमेंट को नहीं इश्यू कर सकता, तो टूथलेस टाइगर इसको बताया गया था कि टूथलेस टाइगर है। जिस तरीके से शेर के पास में अगर दांत नहीं है, जबड़ा नहीं है, तो वो शिकार नहीं कर सकता, तो उसी तरीके से ये भी पनिशमेंट है वो नहीं कर सकता। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनएचआरसी 1993 स्टैट्यूटरी बॉडीज के रूप से ये सेटअप होते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। 2019 के समय इसको अमेंड भी किया गया। पहले जो सीजीआई हैं वही इसको हेड करते थे। बाद में आप देखिए कि कोई भी जो जज हैं, वो जो रिटायर जज हैं, वो इसको हेड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मर जो सीजीआई हैं वो हेड किया करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंदौर के बारे में है, इंदौर आप देखिए कि मध्य प्रदेश का सिटी है, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे कंटिन्यूस इन्होंने बेटर रिजल्ट्स वो शो किए थे, बट कंटामिनेटेड वाटर की वजह से वहाँ पे लोगों का डेथ भी हुआ है पिछले मंथ के दौरान में। अभी कंटामिनेटेड वाटर का जब केसेस सामने आए, जिससे कि वाटर रिलेटेड जो डिजीज हुई है, जिसमें डायरिया है और भी काफ़ी सारे ऐसे वॉमिटिंग के जो केसेज आए, तो आप देखिए कि एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। पैनल के द्वारा इंक्वायरी किया जाएगा, लोगों से एविडेंस मांगे गए हैं कि सपोर्ट प्रोवाइड करें कि कैसे ये इश्यूज आए, क्या ऐसे रीजंस रहे। अब आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे एक तो वाटर रिलेटेड जो डिजीज के बारे में पता होना चाहिए। कंटामिनेटेड वाटर को अगर आप कंज्यूम करोगे तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी डिजीज हैं वो आउटब्रेक हुआ करते हैं। डायरिया है, जोंडिस है, जोंडिस के अलावा आप देखिए कि यहाँ पे तो स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड भी इश्यूज हैं वो हुआ करते हैं। वाटर का आप देखिए कि जो वाटर का पोल्यूशन का जो एक्ट है, वाटर पोल्यूशन को जो प्रिवेंट करना है, रोकना है, उसी के रिगार्डिंग में हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो सेटअप होता है। 1974 का ये जो एक्ट है वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंशन के रिगार्डिंग में। फिर आप बाद में आप देखिए कि एयर का जो एक्ट आया, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन का जो एक्ट आया 1981 का, उसको भी इसके डोमेन में इंक्लूड है वो कर दिया गया। तो काफ़ी बार आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जब आप रीड करते हो, तो आपको लगेगा कि एयर का जो एक्ट है उसके अंडर में इसको सेटअप किया गया होगा, बट इनिशियली ये वाटर कमीशन की रिगार्डिंग में वाटर का जो एक्ट है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन का जो एक्ट है, उसके बारे में सेटअप हुआ था। और दिल्ली के अंदर में जब भी एयर क्वालिटी डिक्लाइन होता है एनसीआर रीजन के अंदर में, ये न्यूज़ में रहा करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इंदौर के बारे में हमने देखा, अहिल्याबाई होलकर हैं जो इंदौर से रिलेटेड हैं, वहाँ पे उनके द्वारा रूल किया गया था। अहिल्याबाई होलकर एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। नेक्स्ट और बेसिकली आप देखिए कि मालवा का रीजन है, ये जो रीजन हुआ करता है ये मालवा का पार्ट है, जो कि मध्य प्रदेश के वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और मलेशिया के बारे में है। अब आप देखिए कि हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मलेशिया के विजिट के लिए गए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के लिए विजिट के लिए गए, तो उसका पॉजिटिव आउटकम क्या रहा कि हमारे जो रिलेशंस हैं जो लिटिल बिट डिक्लाइन हुए थे, वो रिपेयरिंग का सिचुएशन में है। रिलेशंस हैं जो रिपेयरिंग का सिचुएशन में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे विजिट का जो पॉजिटिव आउटकम है उसके बारे में देखते हैं। विजिट के अंदर में आप देखिए कि एमओयूज को साइन किया गया, काफ़ी सारे एमओयू हैं वो यहाँ पे साइन हुए हैं। फर्स्ट आप देखिए कि टेररिज्म को भी कंडेम किया गया है बोथ कंट्रीज के द्वारा, कि टेररिज्म किसी भी फॉर्म के अंदर में हो उसको बोथ कंट्रीज को कंडेम करते हैं। सेकंड यहाँ पे बताया गया है कि टेररिज्म के अलावा अब देखिए कि जो सेमी कंडक्टर है, हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो आने वाला फ्यूचर है उसके लिए सेमी कंडक्टर्स हैं, उसके रिगार्डिंग में कन्वेंशन साइन हुआ है। आईआईटी मद्रास उसमें रोल प्ले करेगा, वहाँ का भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रोल प्ले। ट्रेड के रिगार्डिंग में कन्वेंशन साइन हुए, डिफेंस के रिगार्डिंग में कन्वेंशन साइन हुए। ट्रेड डिफेंस के अलावा आप देखिए कि एनर्जी और डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग में भी कन्वेंशन यहाँ पे साइन हुई। तो ये तो बेसिकली एमओयू जो पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे रहा, टेररिज्म को हमने कंडेम किया। कंसर्न क्या थे इंडिया और मलेशिया के रिलेशन के, मेनली कंसर्न है वो क्या थे? कंसर्न यही थे कि एक तो आप देखिए कि 25 के दौरान में जब आसियान का समिट हुआ था, तो मलेशिया ने इंडिया को इनवाइट किया था। आसियान के समिट के दौरान में इंडिया को इनवाइट किया गया। हमारे जो जो लीडर हैं उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट भी किया था, पर लास्ट समय के अंदर में उनके द्वारा विजिट को कैंसिल है वो कर दिया गया। तो एक तो यहाँ से कंसर्न स्टार्ट होता है। पहलगाम में जब टेरर अटैक हुआ था, तो उनके द्वारा पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया गया था मलेशिया के द्वारा। मलेशिया ने पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया था, बट बाद में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको होस्ट करना, उसको इनवाइट करना उनकी कंट्री के अंदर में, तो ये इंडिया का एक सेकंड यहाँ पे कंसर्न था।
हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था अगस्त के मंथ के दौरान में कि जो आसियान जो कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे जो आसियान कंट्रीज हैं, ये आप देखिए कि इनके द्वारा चाइना का बी टीम के रूप से रोल प्ले किया जाता है कि चाइना का काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो जो यहाँ पे ट्रिप राउंड करते हुए चाइना से इन कंट्रीज को जाता है और इन कंट्रीज से इंडिया के लिए आया करता है। तो चाइना का बी टीम उनको बताया गया था ट्रेड के रिगार्डिंग में हमारे कंसर्न थे। तो यहाँ पे अब आप देखिए कि जो आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स का एग्रीमेंट है, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स का जो एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करने के बारे में भी डिस्कस किया गया है। एक जो बेसिक कंसर्न है जो इंक्लूड नहीं हुआ है इस विजिट के दौरान में, वो कंसर्न ये है कि एक प्रीचर हैं जो जिनको कि इंडिया के अंदर में यूएपीए एक्ट के अंदर में चार्ज किया गया है, जाकिर नायक हैं, जिनका मलेशिया के वहाँ पे प्रेजेंस होना। फिर मलेशिया का एक एस्पिरेशन भी है कि ब्रिक्स के अंदर में उनको मेंबरशिप मिले, जो कि इनका जो नाइबर कंट्री है इंडोनेशिया उसको मिल चुका है। तो अब आप देखिए कि ब्रिक्स का मेंबरशिप के लिए भी इनका एक जो बेसिकली इनका जो कंसर्न है या एस्पिरेशन है, इंडिया ने कहा है मलेशिया को ब्रिक्स का मेंबर पार्टनर के रूप से और ऑफिशियली इनको इंक्लूड किया जाए, ये भी इंडिया का यहाँ पे प्रपोजल है वो रहेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस के बारे में। क्यों इम्पोर्टेंट है मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री है वो हमसे क्लोजनेस है, एक कनेक्टिविटी है, एंशंट इंडिया के समय से ही शो किया करते हैं, उनसे कनेक्टिविटी है हमारा। और इन कंट्रीज़ के साथ में हम बेटर ट्रेड है वो कर सकते हैं, कंपटीशन भी है काफ़ी सारा हमारा, ऐसे भी एरिया हैं जिनमें इन कंट्रीज से ही हमारा कंपटीशन है ग्लोबल एक्सपोर्ट की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फिल्म है उसके जो मेकर्स हैं, फिल्म बनाने वाले जो लोग हैं, उनके अगेंस्ट में एफआईआर किया गया है। तो एफआईआर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, उनके द्वारा आप देखिए आर्टिकल 19 के थ्रू में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किया गया है। कोर्ट ने भी माना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो अवेलेबल हैं सोसाइटी के अंदर में, कुछ रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर में अप्लाई हुआ करते हैं। तो सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे जो एडिटोरियल में जो मेनली डिस्कस किया गया है कि पहले भी ऐसी मूवीज आई हैं जिनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कुछ ऐसे सटायर से रिलेटेड जो वर्कर हैं उनको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया है हमारा अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं सोसाइटी के अंदर में, किस तरीके से डिसार्म नहीं होना चाहिए, बट आर्टिस्ट जो वर्क है उसको यहाँ पे जो प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है, इस तरीके से जो क्रिमिनल प्रोसेस है उनके अगेंस्ट में नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। एग्जाम के लिए क्या कुछ इम्पोर्टेंट है? एग्जाम के लिए आप देखिए कि ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आपसे सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे आर्टिस्टिक वर्क, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, तो क्वेश्चन आपसे रहे कि रिसेंट ईयर्स में इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने वाले जो जो कानून है, रेस्ट्रिक्ट करने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखने के लिए मिली हैं, तो उसमें आप इनको कोर्ट है वो कर सकते हो। ये जो जो यहाँ पे मूवी को जो बैन किया गया, मूवी को जो जो मेकर्स के अगेंस्ट में एक्शन लिया गया है, तो डॉक्यूमेंट्री को आप देखिए कि एक डॉक्यूमेंट्री था उसको भी अलाउ नहीं किया गया, तो ये आप कोर्ट कर सकते हो मैक्सिमम। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और ग्रीस के बारे में है। अब देखिए कि ग्रीस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ग्रीस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। डिफेंस मिनिस्टर क्या यहाँ पे डिस्कस किए हैं? डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में। इंडिया का अल्टीमेट पर्पज क्या होता है डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर में? कि हमारा जो सेल्फ रिलायंस है, हमारा जो सेल्फ रिलायंस है वो यहाँ पे बूस्ट हो, कैसे हम आत्मनिर्भर भारत है उसको कैरी आउट है वो कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है जो ग्रीस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ में, कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है 5 ईयर्स का एक रोड मैप है वो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो, हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसमें स्ट्रेंथन किया जाए ग्रीस के साथ में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे कुछ और भी डिस्कशन रहा है कि जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन रीजन का, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है इंडियन ओशियन रीजन का, उसके अंदर में ग्रीस के एक ऑफिशियल प्रेजेंट रहेंगे जो अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हम मैरीटाइम कोऑपरेशन को कैरी आउट कर सकते हैं, कैसे हम मैरीटाइम कोऑपरेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। एग्जाम में क्या कोई ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा? क्वेश्चन आपसे हो सकता है कि कैसे हमने हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन को स्ट्रेंथन किया है, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे किया है। काफ़ी सारी जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनसे हमने आप देखिए कि बेटर डिफेंस के जो कोऑपरेशन को कैरी आउट किया, डिफेंस पार्टनरशिप को किया है। हमारी डिफेंस फोर्सेज
मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज हैं उनके अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे कि उनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो सके। तो ऐसे आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो आप इस तरीके से पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात, एक और न्यूज़ था स्टूडेंट सेशेल्स के बारे में, बट वो डिजिटल डोमेन के अंदर ही आज का जो जो हार्ड कॉपी है उसके अंदर में नहीं आया है। सेशेल्स के जो लीडर इंडिया में आए हैं, वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, कुछ कुछ इंडिया ने आप देखें कि महासागर इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, जिससे कि जो सिक्योरिटी ग्रोथ है उसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए आइलैंड नेशंस के लिए। तो सेशेल्स के लीडर का हो सकता है न्यूज़ कल मेंशन किया जाए, तो कल हम इसको रीड करेंगे, आज का न्यूज़पेपर में वो नहीं था। फिर आप देखिए कि मेघालय के बारे में है। मेघालय के अंदर में क्या है, गारो है, खासी है और जैंतिया है। गारो, खासी और जैंतिया इस तरीके से हिली एरियाज हैं। रेड होल कोल माइनिंग का एक प्रैक्टिस है। रेड होल कोल माइनिंग एक एक एंशियंट ये प्रैक्टिस है। सिक्योरिटी इसमें नहीं हुआ करता, सिक्योरिटी मीन सेफ्टी नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जो जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के अंदर में काफी सारे वर्कर्स का डेथ हुआ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जुडिशियल प्रोब उसको किया जाएगा, मेघालय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। जो रेड होल कोल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है, जिसको कि एनजीटी ने 2014 के समय ही आप देखिए कि बैन कर दिया था, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड है, वो किया था। आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए ये है, क्या 6 शेड्यूल के अंदर में मेघालय हुआ करता है? तो मेघालय 6 शेड्यूल के अंदर में नहीं है। जो हमारा 6 शेड्यूल है उसमें कौन कौन से स्टेट होते हैं, आस सॉरी, मेघालय 6 शेड्यूल का पार्ट है। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मेघालय है, ये हमने यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आपको बता दिया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, क्या आर्टिकल जो 371 है, कुछ स्टेट्स को टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल कुछ प्रिविलेज देने के लिए जो आर्टिकल 371 है, जिसमें जो आर्टिकल 371 ओरिजिनली गुजरात महाराष्ट्र के लिए है, फिर 371 ए है, बी है, इस तरीके से कुछ वहाँ पे 12 के आसपास स्टेट्स हैं, क्या उसके अंदर में मेघालय है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। पार्टिसिपेट किया कीजिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि आप बेटर जो बार बार रिवाइज हैं वो कर सकें। स्टूडेंट, जो ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन फ्रॉड आप देखिए कि किस तरीके से इम्पैक्ट करने लगा है, इकोनॉमी का लॉस भी हुआ करता है। तो कंप्लीट कंट्री के अंदर में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो काफ़ी लार्जर ये नंबर है जिसमें इकोनॉमी का लॉस है वो हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा जो आरबीआई है उसको कहा है कि आपके द्वारा स्ट्रिक्ट चेक्स हैं वो लाए जाएं, ऑनलाइन फ्रॉड को रिड्यूस है वो किया जाए। कुछ मंथ पहले हम रीड कर चुके हैं कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था कि सीबीआई के द्वारा पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन किया जाए। पैन इंडिया इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, उसमें यही होगा कि आपको एग्जामिन करना है क्या बैंक के एम्प्लॉय का तो कोई रोल नहीं है, कि जो बैंक के अंदर में जो फ्रॉड आने लगे हैं, जो डिजिटल अरेस्ट होने लगे हैं, क्या बैंक एम्प्लॉय का कोई रोल तो नहीं है। लेकिन आप देखिए कि किस एरिया में वो जो जो फ्रॉड वाले जो पर्सन है उनका लार्जर प्रेजेंस है, क्या हमको यहाँ पे चेंजेस करने चाहिए। सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब आरबीआई को भी कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस आपको लेने होंगे, स्ट्रिक्ट चेक्स आपको लगाने होंगे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमी के पेज से रिलेटेड है। जो इकोनॉमी के रिगार्डिंग में काफ़ी सारी यहाँ पे जो एजेंसी हुआ करती हैं, जिनको कि रेटिंग एजेंसी का नाम देते हैं, जो कंट्री का जो ग्रोथ का कैसा सिस्टम रहेगा, ग्रोथ कैसे वहाँ पे ग्रो करेगा, उसको एग्जामिन करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि एसएनपी नाम का एक एजेंसी है, एक यहाँ पे मूडी नाम का एजेंसी है, मूडी है। मूडी ने अब इंडिया का जो प्रोजेक्शन है उसको 6.4 बताया है, 6.4 यहाँ पे ग्रोथ रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2027 के दौरान में। तो बेसिकली ये क्या है, ये रेटिंग एजेंसी हैं जो रेट किया करते हैं किसी भी कंट्री को। सेकंड आप देखिए कि हमारा जो एमएसएमई का सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का जो सेक्टर है, उसमें लार्जर वे के अंदर में ग्रोथ हो, इसके लिए आरबीआई ने बैंक्स को कहा है, आरबीआई ने किनको कहा है, बैंक्स को कहा है कि आपको 20 लाख तक का अगर आपको लोन प्रोवाइड करना है तो किसी तरीके का कोलेट्रल है वो आपको नहीं लेना होगा, किसमें कोलेट्रल में कुछ रखना नहीं होगा आपको यहाँ पे। किस किस इनिशिएटिव का ये पार्ट है जिसमें एमएसएमई को इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन के अंडर में हुआ करता है, केवीआईसी के अंडर में हुआ करता है। तो उसके थ्रू यहाँ पे लोन को आप देखिए कोलेट्रल लेने से
रिड्यूस किया गया है, उनको कहा गया है कि आप कोलेट्रल को यहाँ पे नहीं सबमिट कीजिए। इंडिया आप देखेंगे थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो लार्जर नहीं है, किसी अदर कंट्री के ऊपर ही हम डिपेंड करते हैं। तो क्रूड ऑयल के बारे में ये न्यूज़ के अंदर मेंशन ये किया गया है कि हमारा जो जो स्टेट का आप देखिए कि जो हमारा पीएसयूज है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, उनके द्वारा क्रूड ऑयल को परचेज किया जाएगा वेनेजुला के वहाँ पे। वेनेजुएला के वहाँ से ये जो क्रूड ऑयल है उसका परचेज है वो रहेगा। 2018-19 से पहले भी हम परचेज किया करते थे, बट यूएस है वो सैंक्शन लगाता है वेनेजुला के अगेंस्ट में 18-19 के समय में, और हमने आप देखिए कि वहाँ से ऑयल परचेज है उसको रिड्यूस कर लिया। बाद में सैंक्शंस के रिगार्डिंग में आप देखिए कि कुछ रिलैक्सेशन होता है, 2023-24 के समय हम फिर से परचेज को स्टार्ट करते हैं और फिर से यूएस ने अपने रेस्ट्रिक्शंस उनको वहाँ पे इम्पोज किया। तो ये कुछ ऐसा ऐसा जो टाइमलाइन रहा, ऐसा जो डेवलपमेंट रहा, जिसकी वजह से हम वहाँ से जो क्रूड ऑयल है वो हमारा डे बाय डे डिक्रीज होता गया, काफ़ी कम क्रूड ऑयल हम वहाँ से परचेज हैं वो करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि वेनेजुला के अंदर में यूएस ने इंटरवेन किया, वहाँ का जो लीडर है उनको रिमूव करते हुए एक इंटरिम लीडर को अपॉइंट किया है, और उस दौरान में इंडिया को अलाउ भी किया गया है कि अपना जो क्रूड ऑयल का परचेज है वो कर सकते। प्रेजेंट समय में एक और न्यूज़ था स्टूडेंट्स, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी अब देखिए कि रिफ्यूज नहीं किया है यहाँ पे कि रसिया के साथ में हम ऑयल परचेज को कैरी आउट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस के साथ में जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर में रशियन ऑयल के बारे में किसी तरीके से नहीं मेंशन है। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका भी स्टेटमेंट यही है कि इंडिया विल गाइड बाय इट्स इंटरेस्ट, कि इंडिया अपना जो जो इंटरेस्ट रहेंगे, हमारा फ्यूचर का जो एनर्जी सिक्योरिटी का डिमांड रहेगा उसके ऊपर हम गाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसीजंस हैं वो लेंगे। स्टूडेंट्स, क्या रसिया के साथ में हम ऑयल परचेज करते हैं और वेनेजुला से करते हैं, हमें मोर जो मनी है वो कहाँ पे एक्सपेंड, जो मोर मनी का कहाँ पे खर्चा है वो रहेगा। तो रसिया के साथ में एक तो आप देखिए कि ऑयल जो है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर में अवेलेबल है, डिस्काउंट के ऊपर में हमें अवेलेबल है। सेकंड, वेनेजुला का जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है वो लार्जर है, वेनेजुला से हम करें या यूएसए से करें, जोग्राफिकल डिस्टेंस लार्जर है तो शिपिंग के जो चार्जेस हैं वो लार्जर रहेंगे, हायर रहेंगे। तो इस वजह से अगर हम कंपेयर करें रसिया के साथ में ऑयल परचेज, तो वो हमारा काफ़ी कम प्राइस के ऊपर में अवेलेबल हुआ करता है। प्रेजेंट समय में भी हम 23-24% के आसपास जो टोटल ऑयल परचेज है उसमें रसियन ऑयल का रोल है, जो कि कुछ दिनों पहले हमने रीड किया था। कैश्यू का जो इंडस्ट्री है, काजू का जो इंडस्ट्री है, काजू आप देखिए कि आपने नट्स के रूप से यूज किया होगा, स्पेशली विंटर के दौरान में इनको यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या जो केशू का जो पेड़ है, काजू का पेड़ है, क्या इंडिया का ये नेटिव ट्री हुआ करता है, ये नेटिव स्पीसीज है क्या इंडिया का ट्री के अंदर में? तो नेटिव नहीं है। पोर्तुगीज इसको लेके आते हैं, पोर्तुगीज 16 सेंचुरी के दौरान में, 16 सेंचुरी के दौरान में पोर्तुगीज हैं वो इसको लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे? ब्राजील से। कहाँ से लेके आए थे स्टूडेंट्स? ब्राजील से, जो कि लैटिन अमेरिका का है। अब देखिए कि ब्राजील से इसको लाया गया क्योंकि हमारा जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के अंदर में लेटेराइट सोइल है वो मिलती है, लेटेराइट सोइल मिला करती है, जिसको कि आप देखिए कि ब्रिक सोइल के नाम से भी इसको बोला करते हैं, क्योंकि ब्रिक जो ईंट है वो बनाई जाती हैं, रेड कलर का ये हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स, लेटेराइट सोइल के अंदर में सोइल इरोजन हुआ करता था, इस वजह से इन ट्रीज को लाया गया, नेटिव नहीं है। बाद में इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, नट्स को यूज किया गया, और आप देखिए कि प्रेजेंट समय में ये एज ए कैश क्रॉप के रूप से इस्टेब्लिश है, स्पेशली जो जो हमारे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कैश क्रॉप के रूप से ये कैशू का प्रोडक्शन हुआ करता है। तो ये एक पर्सन है, लियो डिसूजा नाम के एक पर्सन है, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के अंदर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक तो आप देखिए कि इनके द्वारा लैब बेस्ड जो जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया, जो इस इंडस्ट्री में रोल प्ले किया, वुमेन वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है वो इस इंडस्ट्री के अंदर में इंक्रीज हुआ। क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए बस आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, केशू का प्रोडक्शन लेटेराइट सॉइल में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को यूज किया जाएगा, डायनासोर के जो फुटप्रिंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, अब देखिए कि रसिया और यूक्रेन के बारे में यहाँ पे बताया गया। रसिया यूक्रेन के बारे में यही बताया गया है कि जो वॉर का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिसमें
तो चिल्ड्रंस का डेथ हुआ है यूक्रेन के वहाँ पे रसिया ने जो अटैक किए, तो रशिया यूक्रेन वॉर जो कंटिन्यूस न्यूज में है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, बस आपको यही पता होना चाहिए। सपोज कीजिए ये यूक्रेन है, यूक्रेन का ये जो है जो क्रीमियन पेनिनसुला है जिसको ऑलरेडी अनेक्स कर चुका है रसिया, इस रीजन के अंदर में ये जो सी ऑफ अजोव है, ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी है, सी ऑफ अजोव है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सी ऑफ अजोव के थ्रू जो क्रीमिया को ऑलरेडी एनेक्स किया जाए, यहाँ पे जो डोनबास रीजन है, ये जो रीजन है उसको किस नाम से जानते हैं? डोनबेस रीजन के नाम। इसमें आप देखिए इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, कोल का वहाँ पे प्रेजेंस है, काफ़ी सारे मिनरल्स वो मिला करते हैं। स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट ये है कि रसिया को डायरेक्टली ब्लैक सी के अंदर में ये अपना जो एक्सेसिबिलिटी है उसको शो करेगा। स्ट्रेटजिक है, इकोनॉमिकल है, जोग्राफिकल है, इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंस होने की वजह से रसिया का क्लेम है कि डोनबास उनके कंट्रोल में रखा जाए। वेनेजुला के अंदर में जो नोबल नोबल पीस प्राइज जिनको मिला था, जो जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने अपोजिशन के जो लीडर्स हैं जिनको यूनाइट किया था, क्या नाम है उन पर्सन का? नाम है उनका मारिया कोरिना मकाडो, मचाडो या मकाडो नाम है, मारिया कोरिना मचाडो। अब देखिए कि इनको नोबल पीस प्राइज मिला है। इनके जो मेन एसोसिएट हैं जिनको कि रिलीज किया गया था प्रिजन से, जब से इंटरिम लीडर आए हैं उन्होंने प्रिजन से रिलीज किए हैं लोगों को, अब उनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया है, ये उसके बारे में। थाईलैंड जहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था, अब थाईलैंड के अंदर में इलेक्शंस के बारे में कल हम रीड किए थे, तो कोलिशन का गवर्नमेंट वहाँ पे बन सकता है। थाईलैंड में किसी को क्लियर मेजोरिटी है वो नहीं आया है। फिर आप देखिए कि जो फाइल सब कंटिन्यूस न्यूज में है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। यूके के वहाँ का डेवलपमेंट है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज रेजिग्नेशन का डिमांड करते हैं, तो वहाँ का पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और बांग्लादेश के अंदर में जो पोलिंग सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया कि 1971 के समय में जो बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था, और 2024 जिसको जुलाई रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, 24 का ये जुलाई रिवॉल्यूशन है, ये सभी पोलिंग के दौरान में एक मेन जो मैंडेट है उसमें इन दोनों ही जो अपराइजिंग है, दोनों ही जो सिचुएशन है उनका रोल रहेगा। और आप देखिए इन्हीं को कंसिडर करते हुए वोटिंग वहाँ पे कैरी आउट होगा। वेस्ट बैंक का जो एरिया है, वेस्ट बैंक जो कि आप देखिए कि जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, उसके ऊपर जिस तरीके से इजराइल ने अपना ग्रिप को टाइटन किया है, अपने कंट्रोल में उसको लिया है, तो जिसको मुस्लिम नेशंस ने कंडेम किया है कि वेस्ट बैंक को आप देखिए कि जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी है उसको क्लियरली डिमार्केट करना चाहिए, जिससे कि जो डिफरेंसेज हैं इसराइल और पैलेस्टाइन के जिनको रिजोल्व किया जा सके। और आप देखिए कि हांगकांग का जो एरिया है जहाँ पे डेमोक्रेसी के जो सपोर्टर थे, जो मीडिया के एक जो टॉप पर्सन थे जिम्मी लाई, उनको बेसिकली सेंटेंस किया गया है 20 ईयर के लिए हांगकांग के वहाँ पे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर के बारे में। इनको आप रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।